मित्रों नमस्कार। आज आपके सामने एक बार फिर खेती के विषय पर देखिए सेंटर है। ये जो खेती के बारे में हम कहता हूँ, कृषि जो है दर्शन शास्त्र का विषय है, आध्यात्म का विषय है। दर्शन शास्त्र का विषय इसलिए क्योंकि जब तक हम प्रकृति के वैभव का दर्शन नहीं करेंगे, प्रकृति की व्यवस्था को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम खेती सही से नहीं कर पाएंगे और कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठेंगे, जैसे आज गलतियां कर रहे हैं। तो दर्शन का मतलब होता है दृश्य जो हमको अपनी आँखों से दिखते हैं। और जो दिखता क्या है, तो दिखने में आप देखिए कि खेती के केस में जब हम किसान की बात करते हैं तो उसको ज़मीन तो खुल्लम खुल्ला दिखती है कि वो ज़मीन में खेती करता है, तो ज़मीन उसको दिखती है। लेकिन ज़मीन की उर्वरा शक्ति या जो ह्यूमस, ज़मीन में कितना ह्यूमस है, ये नहीं दिखता। तो ये हमें देखना पड़ेगा, नंबर एक। दूसरा, बीज तो मैंने बो दिया ज़मीन पर। अब बीज जब पौधा जम जाता है, बड़ा होता है, तो उसको कौन पालती है? जलवायु। तो मेरी जलवायु मुझको दिखती है कि भाई गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, ठंड का मौसम है। लेकिन जलवायु को बारीक नज़रों से देखना कि ये जो मार्च का महीना है, इसमें हवा की गति कैसी होनी चाहिए, वातावरण में ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, सॉइल में ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए और टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमको दिखती है 84 लाख योनियों की माया, यानी नाना प्रकार की वनस्पतियाँ और नाना प्रकार के जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर। तो जलचर का, थलचर का, नभचर का मेरी खेती से क्या रिश्ता है, इसको बारीक नज़रों से देखना। तो कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है। मतलब हुआ कि प्रकृति की व्यवस्था का दर्शन करना, उसको आत्मसात करना और उसके अकॉर्डिंग अपनी खेती करना। खेती करने का तरीका ऐसा हो कि जिससे किसी भी प्रकृति की किसी भी इकाई को, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, उसको क्षति ना पहुँचे। और हमारे पूर्वज कहते रहे हैं, मेरा मनुष्य का जो मूल मंत्र है कि मनुष्य को सदैव एक ही बात पर विचार करना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि पृथ्वी पर, भूमंडल पर पाए जाने वाले सभी प्राणी सुखी एवं निरोगी रहें, ये भाव। फिर मैंने लिखा है कृषि दर्शन एवं आध्यात्म। आध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है भाव। जैसे मैं धरती को माँ कहता हूँ, अब कह तो देता हूँ माँ। आध्यात्म कहता है कि क्या आप उसको माँ मानते भी हो। मतलब बोलचाल की भाषा में तो कह देता हूँ धरती माँ, धरती माता, लेकिन क्या हम उसको माँ मानते हैं? अंदर से, हृदय से उसको माँ अगर मानते हैं, ऐसा भाव अगर आएगा, तभी हम फिर उस धरती की सुरक्षा कर पाएंगे। अगर हम क्लाइमेट को ये देखते हैं कि इसमें विष्णु और ब्रह्मा समाहित है, प्राण वायु, देखिए हम लोग प्राणायाम करते हैं, उसमें कहते हैं जितनी ज़्यादा प्राण वायु जाएगी, प्राण वायु में 21% से ज़्यादा ऑक्सीजन होनी चाहिए। ऑक्सीजन मिलती है हमको वृक्षों से। अब बाई चांस मेरे खेत में, खलिहान में, गांव में पेड़ नहीं है, तो क्या होगा कि जलाशय भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है, तो जलवायु डिस्टर्ब होगी। क्योंकि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट का जो हिंदी है वो जलवायु है। जलवायु का मतलब है जलाशय, सतही जल हो, वर्षा अधिक हो, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी अधिक हो, ज़मीन में पानी रोकने की सामर्थ्य हो, पर्याप्त मात्रा में जलाशय हो। ये जल का मतलब है। वायु का मतलब है कि हमारे खेत की, हमारे गांव की, हमारे ज़िले की, हमारे राज्य की कम से कम 20 से 25% जो धरती है वो हरे भरे पेड़ों से ढकी रहे। अगर ऐसा है कि सरफेस वाटर सफिशिएंट है और सफिशिएंट संख्या में फॉरेस्ट एरिया है, तो आप समझिए आज का जो ये चैलेंज है ना कि ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ऐसी कोई विषय हमारे सामने आएगा नहीं।
तीसरी चीज़ मैंने बता दी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है आपके खेत में केंचुआ नहीं है, आपके खेत में मेंढक नहीं है, आपके खेत में चिड़िया नहीं है, आपके खेत में तितली नहीं है, मधुमक्खी नहीं है, और नाना प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हैं। चलिए, तो खेती, अगर हम जंगल की बात करते हैं तो खेती में देखिए कि जंगल में ना तो किसी वनस्पति को खाद देना है, ना किसी वनस्पति को पानी देना है, ना किसी वनस्पति में कोई बीमारी लगती है, ना किसी वनस्पति में कोई इंसेक्ट लगता है। क्या जंगल की माया, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुमलाए, रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। तो रहीमदास जी ने कहा है कि जो भगवान के भरोसे रहता है, राम के भरोसे रहता है, परमात्मा के भरोसे रहता है, फिर उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो दर्शन और आध्यात्म, कृषि का दर्शन आध्यात्म से यही रिश्ता है कि जब मैं ईश्वर पर, प्रकृति पर भरोसा करता हूँ, और भरोसे का मतलब है कि प्रकृति की व्यवस्था को ठीक बनाए रखने के प्रयास करता हूँ, तो मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं आती। तो मैं पिछले 5-6 सालों से खेती की बात आपको सिखा रहा हूँ, और वर्तमान में कई किसान भाई हमारे कहते क्या हैं, उनकी वास्तविक चिंताएं हैं, उनकी वास्तविक परेशानियां हैं वर्तमान परिवेश में, कि एक किसान अलग अलग देश के क्षेत्रों में, और एक चीज़ मैं यहाँ फिर बता दूँ कि मेरे बारे में कई लोग ये गलतफहमी करते हैं कि सुशांत साहब आप बहुत छोटी छोटी बातें करते हो, और इससे क्या होने वाला है, इससे क्या होने वाला है। और एग्रीकल्चर की वीडियो में आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो इस बात पर हिट हो जाती है कि उसमें लिखा है कि कैसे बने करोड़पति। तो फिर बता दूं, जब आप कोई व्यक्ति जो है ऐसी उसको नज़र में आती है वीडियो कि किसान कैसे बने करोड़पति, तो उसकी जिज्ञासा होती कि मैं भी करोड़पति बनूंगा, तो वीडियो को ज़रूर देखता है। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं वो जो झूठ होती हैं। खेती कभी करोड़पति बनाने का धंधा है ही नहीं, खेती धंधा है ही नहीं, खेती तो संस्कृति है। आप देखिए ना, दुनिया में एक ही सब्जेक्ट है जिसके आगे संस्कृति है, कृषि संस्कृति, एग्रीकल्चर। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, संस्कृति का मतलब होता है संस्कार, और संस्कार का मतलब होता है कि मनुष्य को इस धरती पर कैसे, जैसे जीना है वैसे जिए। इसका नाम है कृषि संस्कृति। और जैसे मैं उस संस्कृति को, उस कर्तव्य को भूल जाता हूँ, फिर असंस्कारित हो जाता हूँ, अमर्यादित हो जाता हूँ, फिर मेरे अंदर के मनुष्यता के भाव जो है वो ख़त्म होने लगते हैं। तो परमात्मा ने अपेक्षा की है कि मनुष्य मनुष्य बन करके जिए। ठीक बात है। चलिए, तो मैं क्या कहता हूँ, पिछला एक दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी। पहला चूँकि मैंने बोला कि किसान है, किसान को खेती करनी है, धान गेहूँ चना मटर गन्ना आलू सब्जी फल फूल उगाने हैं, तो कोई भी फसल का बीज वो कहाँ बोता है, ज़रा कल्पना करना। कोई भी फसल होगा उसका बीज हम कहाँ बोएंगे, तो उसका हम बीज बोते हैं ज़मीन पर। अब आप देखिएगा कि एक माँ है, माँ के गर्भ में मैंने एक बीज डाला है, तो बीज का लालन पालन कहाँ से होना है, बीज जमेगा तो माँ की कोख में जमेगा, फिर स्टार्टिंग में उसकी परवरिश में कुछ दिन माँ सपोर्ट करेगी। अब माँ के पास सपोर्ट करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, तो क्या हुआ, जब माँ के पास सपोर्ट करने की ताकत नहीं थी तो लोगों ने कहा कि भाई अगर ये फसल बो रहे हो तो इसमें इतना नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस, इतना पोटास डालना पड़ेगा। किसान डालने लगा, और अगर नहीं डालेगा तो क्या होगा कि उसकी फसल ग्रोथ ही नहीं करेगी, और जब फसल ग्रोथ नहीं करेगी तो फिर अब आया क्लाइमेट का, कि फसल की जितना ग्रीनरी होगी तो सूरज की रोशनी से उसी के अकॉर्डिंग उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। अब फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फिर कार्बोहाइड्रेट बनना है, फिर उसी कार्बोहाइड्रेट में फर्दर सिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद उसमें मिनरल्स और विटामिन्स और प्रोटीन और फैट बनना है। तो चूँकि कैनोपी लीफ एरिया कम है तो फोटोसिंथेसिस की मात्रा कम हो गई, तो फसल की उपज कम आई। चूँकि ज़मीन के अंदर उतनी ताकत नहीं थी कि उतना लीफ एरिया बढ़ा सके, इसके लिए मुझे नाइट्रोजन डालना पड़ता है। अब किसान की नाइट्रोजन यूरिया डालने की मजबूरी हो गई। फिर उसके बाद किसी ने कहा कि साहब हवा चली और पेड़ गिर गया, फसल गिर गई। तो किसी ने कहा देखिए कि जड़ को और तने को जो मजबूती प्रदान करता है वो उस तत्व का नाम है फास्फोरस।
तो फास्फोरस डालने लगा। फिर किसी ने कहा देखिए दानों में चमक नहीं है, चमक के लिए चाहिए हमको पोटाश, तो पोटाश डालने लगा। तो आज की तारीख में मैक्सिमम किसान जो है नाइट्रोजन फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, और सम किसान, कुछ किसान जो है पोटाश का प्रयोग करते हैं, और जो बहुत इनोवेटिव किसान हो गए जो मिट्टी की जांच कराए, उनके खेत में अगर सल्फर की, जिंक की, आयरन की कमी निकली तो उस तत्व का प्रयोग करते हैं। अब ये किसान फंस गया। हुआ क्या कि वैज्ञानिक भाषा में अगर हम कहते हैं तो कि पौधों, ज़मीन में जो है 160 प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसमें से कहा गया लगभग 60-70 एलिमेंट ऐसे हैं जो पानी में सॉल्यूबल हैं। अब पौधे की जड़ पानी पी रही है, तो ज़मीन में जितने भी तत्व पानी में सॉल्यूबल हैं वो सारे के सारे तत्व जड़ ले रही है। तो अभी तक हम अपने ज्ञान के हिसाब से ये कह पाए कि फसलों को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, अपने ज्ञान के आधार पर। अब ज़रूरी नहीं है कि फसल अगर 60 पोषक तत्व ज़मीन से ले रही है तो हो सकता है 60 की ज़रूरत होती हो। चलिए हम 17 ही मान लेते हैं। तो 17 में हम देते क्या है? 17 में हम देते हैं यूरिया, DAP, पोटाश। फिर क्या होता है? फिर हमारी फसल की उपज का स्वाद खराब होता है, नंबर 1। दूसरा क्या होता है? फसल की उपज का स्वाद तो खराब हुआ, साथ साथ चूँकि ज़मीन में बैलेंस नहीं था, जो न्यूट्रिशन को, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन हैं उनके बीच में बैलेंस नहीं था, तो क्या हुआ कि इंसेक्ट ज़्यादा लगे। सॉइल में बेनिफिशियल, चूँकि इंसेक्टिसाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में डाले तो सॉइल का केचुआ मर गया और नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए। तो क्या हुआ, निगेटिव पैथोजिन सॉइल बोर्न डिजीज़ के माध्यम से ऊपर आया पेड़ में, और किसान बहुत स्प्रे करता रहता है फिर भी उसकी बीमारी दूर नहीं होती। लेकिन अगर सॉइल मेरी रिच होती तो बीमारी होती नहीं, सॉइल बोर्न डिजीज होती नहीं, ठीक है ना। तो मैं क्या कहता हूँ कि किसान को अगर आत्मनिर्भर बनना है, किसान को स्वावलंबी बनना है, किसान को कर्जदार नहीं रहना है। जैसे आज की तारीख में मैं जब बात करता हूँ तो मैं 14 करोड़ किसानों की करता हूँ। मैं किसी ऐसे बड़े किसान के लिए बात नहीं करता हूँ कि बड़े किसान के पास चूँकि संसाधन है, उसने पॉली हाउस लगा लिया, ग्रीन हाउस लगा लिया, ड्रोन ले लिया और कहा कि एडवांस टेक्नोलॉजी में आ गया और उसने बहुत कुछ करके बहुत कुछ कमा लिया। अब ये उदाहरण बना करके और सोशल मीडिया पोस्ट किए जाते हैं कि देखिए उस किसान ने और 1 करोड़ रुपए कमा लिया ना। हम वो बात बोलें जो 14 करोड़ किसानों के लिए लागू हो, जिससे देश का हर किसान लाभान्वित हो। तो जब देश के हर किसान को लाभ देने की बात है तो फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में। जो मैं बोलता हूँ कि आजकल एक जीवामृत का विज्ञान है। तो जीवामृत का विज्ञान सिंपल इतना है, अभी मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें ह्यूमस की बात की थी। मिट्टी के बारे में, जैसे एक आदमी है, मनुष्य के केस में देखिए कि मनुष्य को कितनी बीमारियां होती हैं। तो मनुष्य को बीमारियों की अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्य को कम से कम 200-300 प्रकार की बीमारियां होती हैं। जाने कितने प्रकार के बुखार हैं, जाने प्रकार खांसियां हैं, जुखाम है, फिर कैंसर है, TB है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जाने कितनी बीमारियां। इन बीमारियों के पीछे की वजह क्या है? जैसे अभी अगर किसी को कैंसर होगा तो कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहा है, शुगर का ट्रीटमेंट करा रहा है, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट करा रहा है, कोई TB का ट्रीटमेंट करा रहा है, किसी को बुखार का ट्रीटमेंट चाहिए, किसी का हड्डी टूट गया। ये ठीक उसी प्रकार खेती के साथ हो गया। खेती को मैंने टुकड़ों में बांट दिया। इंसेक्ट है तो कौन सा इंसेक्ट है, डिजीज है तो कौन सी डिजीज है, और डिफिशियंसी सॉइल में है तो बोरोन की है कि जिंक की है। किसान फंस गया। एक कहे साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो क्या है कि अगर मैंने ये जो है ना कृषि दर्शन एवं आध्यात्म, समझिए बात को, ये एक विषय ऐसा है कि अगर इसको पूरा का पूरा विषय मुझे समझ में आ जाए तो होता क्या है, तो मनुष्य के बीच में, मनुष्य के अंदर कोई भी चिंता का विषय नहीं है और मनुष्य को कोई दुख तकलीफ होने वाली नहीं है, क्योंकि माँ समृद्ध है। जब धरती माँ समृद्ध होगी, देखिए
मेरी आध्यात्मिक माँ धरती माँ है, और किसी ने बुद्धिजीवी ने कहा है तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। तो माँ की अमरता, माँ का वैभव अमर रहता है, तो मनुष्य का तो वैभव अमर रह नहीं रहना है। और जब मैं माँ की बात करता हूँ तो आपने सुना होगा कि माँ के बारे में एक ही माँ है, आदि शक्ति दुर्गा कहें, उसको गायत्री कहें, उसको प्रकृति कहें, पार्वती कहें, सरस्वती कहें, लक्ष्मी कहें। ये जो शिव की अर्धांगिनी है पार्वती प्रकृति, चूँकि शिव सदा शिव जो है, शिव के बारे में है, वो धरती ही शिव का स्वरूप है, और शिव की शादी पार्वती से हुई है तो प्रकृति ही उसकी पत्नी है। तो समुद्र से पानी इवेपोरेट होकर के वायुमंडल में एकत्र होता है और पार्वती की बारिश के सीजन में वो बरसता है, पार्वती को समृद्धशाली बनाए रखने के लिए। चलिए, ये मित्र पूरी की पूरी कहानी है। अब ये जीवामृत है और ये संजीवनी खाद है, इसके बारे में मैंने कई बार बताया। तो जीवामृत का मतलब होता है कि मैंने कहा कि रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। तो जंगल में देखिए, ये जंगल की मिट्टी है, और जंगल की मिट्टी के बारे में मैं कहता हूँ कि वहाँ राम की माया जिंदा है, प्रकृति की व्यवस्था वहाँ पर जिंदा है। उसमें चूँकि मनुष्य की कोई दखलंदाजी नहीं है, उसमें कोई रासायनिक उर्वरक या पेस्टिसाइड नहीं डाले गए हैं, वहाँ ट्रैक्टर नहीं दौड़ा है, तो वहाँ जितने भी प्रकार के सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए वो सब हैं। तो मैं क्या करता हूँ, और जो जंगल की मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेरे खेत में नहीं है। जीवामृत का केवल इतना कॉन्सेप्ट है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव जो मेरे खेत में नहीं है वो जंगल में हैं, और मुझे उनकी पुनर्स्थापना करनी है अपने खेत में। तो क्या करेंगे, जंगल से कल्चर लाएंगे, जामन लाएंगे। जिस प्रकार आपको दूध से दही जमाने के लिए जब पहली बार आप भैंस खरीदते हैं और पहले से भैंस नहीं थी और फिर दही जमाने की इच्छा होती है, तो आपको जामन कहीं बाज़ार से लाना पड़ता है, पड़ोसी से मांगना पड़ता है। तो पड़ोस में मेरे जंगल है, मैं पड़ोस से कल्चर मांग के ले आया। अब उस कल्चर को चूँकि मेरे पास 5 एकड़ 10 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है, उतने बड़े ज़मीन में मैं वो 2 मुट्ठी कल्चर कैसे डालूं? तो उसको फिर ये ड्रम लेंगे जीवामृत बनाने के लिए, इसमें 150 लीटर पानी भर देंगे, और ये जो जंगल की मिट्टी है, जंगल की मिट्टी डाल देंगे। अब ये जीवाणु इस मिट्टी में चले गए। अब ये जीवाणु प्रोपोगेशन करना, इनकी वृद्धि हो, इनको कुछ भोजन मिले। तो भोजन के लिए मैंने क्या किया, इसमें गुड़ डाल दिया और आटा डाल दिया। कितना डाल दिया, कोई नियम नहीं है, आप पौआ भर रोज़ डालें, 15-15 दिन के अंदर पर 3-3 किलो डालें, 10 दिन के अंतराल पर 2-2 किलो डालें। आपकी अपनी समझ है कि जितना इसमें आप मटेरियल डालेंगे, एक अपनी सोच के अनुसार उसी प्रकार बैक्टीरिया का भोजन है, बैक्टीरिया प्रोपोगेट होंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे, और अंत में 200 लीटर के ड्रम को मुझे बैक्टीरिया युक्त कर देना। और ये प्रोसीजर अगर 5 किलो मिट्टी डालते हैं, 5 किलो आटा, 5 किलो गुड़ डालते हैं, फिर अगेन 15 दिन के बाद कुछ डालते हैं, फिर अगेन 15 दिन के बाद कुछ डालते हैं, 3 महीने में 2.5 महीने में बन जाएगा। और 2.5 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 किलो गुड़, 20 से 25 किलो आटा इसको खिलाना पड़ेगा। खर्चा होगा 1,500 रुपये। अब ये खाद आपका जो 200 लीटर का जीवामृत है वो 10 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। बारिश के सीज़न में इस 20 लीटर लिक्विड को 1 एकड़ ज़मीन में आप स्प्रे कर दीजिए। बारिश के सीज़न में बैक्टीरिया ज़मीन में समा जाएगा। अगर रबी का सीज़न है तो चूँकि ज़मीन में नमी है, पानी नहीं है, इसलिए फिर इसको मैं घन जीवामृत में, यानी कि वो गोबर की सूखी हुई खाद लेंगे, 20 लीटर ये माइक्रोब्स लेंगे, 1 कुंटल गोबर की खाद लेंगे, उसमें 20 लीटर ये डाल देंगे, मिला देंगे, और 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे ब्रॉडकास्टिंग करके जुताई कर देंगे। तो बैक्टीरिया का इनोकुलेशन हो गया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे कि जो ये चीज़ें हैं, घास फूस, फसलों के अवशेष जो ज़मीन में छूट जाते हैं इस प्रकार के, तो उस पर ये अब इनका जीवन वहाँ पर आश्रित हो जाता है। तो उस चीज़ पर ये काम करेंगे, और फिर वो कुछ इस तरीके का पत्तियाँ वत्तियाँ सड़ने लगेंगी, और इसमें से धीरे धीरे ह्यूमस बनना शुरू होगा। ज़मीन की कहानी ये कि प्रकृति का जो
कंप्यूटर है ना, जो परमात्मा का विज्ञान है या परमात्मा का जो नियम कानून है बहुत अच्छा है कि उसके पास जितनी भी एनर्जी होती है ज़मीन के पास, वो एक साल में अपनी 10% ही एनर्जी देती है। जैसे सपोज मैंने उस दिन कहा था कि 1 हेक्टेयर मिट्टी का वजन जो है 20,000 कुंटल होता है, और अगर उसमें 1% ह्यूमस होगा तो मतलब हुआ कि 200 कुंटल ह्यूमस है। 200 कुंटल अगर ह्यूमस है तो उसका 10% कितना हुआ? 20 कुंटल। तो इस साल ज़मीन 20 कुंटल अपने उसके अंदर जो भोजन है वो 20 कुंटल भोजन फसल को दे देगी। और 20 कुंटल का मतलब हुआ कि 20 कुंटल भोजन अगर ज़मीन से मिलेगा तो 95% भोजन वो फसल क्लाइमेट से यानी सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके बना लेगी। तो जो भी फसल बोएंगे बिना यूरिया डीएपी के, अगर 1% ह्यूमस सॉइल में है तो गन्ना बोलो, गेहूं बोलो, धान बोलो, 1% ह्यूमस वाली मिट्टी को ना नाइट्रोजन चाहिए, ना फास्फोरस चाहिए, ना पोटाश चाहिए। फसल काटेंगे तो उसकी टेस्ट वैल्यू बहुत अच्छी होगी, उसकी ईल्ड बहुत अच्छी होगी, उसमें ना कोई कीड़ा लगेगा ना कोई बीमारी लगेगी। चलिए, अब ये बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में तो टाइम लगेगा किसान को, तो फिर क्या करे किसान? रोग लगेंगे, इंसेक्ट लगेंगे। आज की तारीख में जो किसान के सामने समस्या है कि कहते था सचान साहब इतना आसान को थोड़ी है, मैं अभी टमाटर बोऊंगा, मेरे खेत में रोग लगेगा, मेरे खेत में कीड़ा लगेगा, उसका तो उपाय बताओ। तो त्वरित उपाय में क्या है? आज नीम ऑयल की बात होती है, ह्यूमिक एसिड की बात होती है, गौमूत्र की बात होती है, नीमास्त्र की बात होती है, 10 पर्णी अर्क की बात होती है, ब्रह्मास्त्र की बात होती है, आग्नेयास्त्र की बात होती है। तो क्या है उसका सरल रूप बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 10 पर्णी, ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, नीमास्त्र, ऐसे कोई झंझट नहीं है, सिंपल सी कहानी है। सिंपल सी कहानी क्या है? अगर कोई सब्जी का ग्रोवर है या फल फ्रूट की खेती करता है जिसको बार बार पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं, उसके लिए बता रहा हूँ। ये संजीवनी का ड्रम है, उसको 1 ड्रम ले लेना है। 1 ड्रम में क्या करेगा? 20 लीटर गौमूत्र डाल देगा, 20 किलो गोबर डाल देगा और 15 किलो नीम की पत्तियां डाल देगा हरी क्रश करके, और 3-4 किलो गुड़ डाल देगा। अब ये 20-20, 40 और 15, 45 और 50 लीटर से पानी भर देगा। सूरज की रोशनी में ये तपेगा, फर्मेंटेट होगा, नीम के अर्क निकल के पानी में आएंगे, यूरिन के अर्क निकल के पानी में आएंगे, गुड़ मिल जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे हम? 30 लीटर निकालेंगे और 200 लीटर के ड्रम में डाल देंगे। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि इसको स्प्रे करना है, इसको छानना है, तो ये जो 100 किलो मटेरियल है ये किसी कपड़े से छनेगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा? इसको हिला दूँगा, और चूँकि 100 लीटर है, 3 बार इसका मुझे स्प्रे करना है 1 एकड़ ज़मीन में। 30 लीटर निकाला, एक 200 लीटर के ड्रम में डाला, 150 लीटर पानी भरा, घोल दिया। इसमें जो रसायन बन चुके हैं वो पानी में आ गए, सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ गए, ऊपर से निथरा हुआ पानी निकाल लिया, एक बार उसको छान लिया और मैंने स्प्रे कर दिया। तो क्या करेगा? नीम का जो कड़ुआपन है वो इंसेक्ट को रिपेलेंट करेगा। जो इसमें पेशाब और गोबर और गुड़ के अर्क हैं वो किसी सॉइल बोर्न डिजीज को, फिर बता दूं, फसल में बीमारी 2 हैं। एक सॉइल बोर्न है, अगर सॉइल बोर्न बीमारी आ गई है तो इस संजीवनी खाद से नहीं जाएगी। सॉइल बोर्न बीमारी के रोकने के लिए तो जीवामृत है, क्योंकि इसके जो पॉजिटिव माइक्रोब्स हैं वो नेगेटिव पैथोजन को खेत में मारेंगे। लेकिन कई बार बीमारी दूसरे के खेतों से उड़ के आती है, जिसको एयरबोर्न कहते हैं। उस बीमारी के लिए संजीवनी खाद मेरी ठीक होती है। इसके बाद क्या है कि ये जीवामृत हो गया, संजीवनी हो गई, ये तो कहानी चलेगी 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब जैसे मेरा ये खेत है, मैं अपने इस खेत में जो कुछ भी बोता हूँ ना इसमें संजीवनी डालता हूँ ना जीवामृत डालता हूँ। क्यों? इस खेत की मैंने जो जंगल का स्वरूप है उस जंगल के स्वरूप को मैंने वापस कर दिया। मैं अपने उससे कहूँगा दोस्त से कि ज़रा कैमरे को ये मेरा जंगल दिखा दें घुमा करके, तो आप देखेंगे कि नाना प्रकार के यहाँ पर पेड़ पौधे मैंने 13 साल पहले लगाए थे। बिल्कुल जंगल जैसा माहौल है यहाँ पर। तो एक ज़माने में यहाँ कुछ भी नहीं था, आज यहाँ चिड़ियाँ नाना प्रकार की, तितलियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, मेरी ज़मीन में केंचुए भी हैं,
और हाँ, हमको कोई भी रसायन नहीं डालना पड़ता। लेकिन स्टार्टिंग जब मैंने स्टार्ट किया था 13 साल पहले, तो 13 साल पहले चूँकि यह जंगल नहीं था, तो स्टार्टिंग में मेरी फसल में मैं पपीता, टमाटर, भिंडी कुछ भी लगाता था, उसमें बीमारियां लगती थी, बहुत नुकसान होता था, इंसेक्ट लगते थे, बहुत नुकसान होता था। लेकिन मैंने कसम खाई थी कि अपने इस खेत में पेस्टिसाइड तो नहीं डालूंगा, अपने इस खेत में केमिकल फर्टिलाइज़र तो मैं नहीं डालूंगा, बेशक मेरी पैदावार कम हो। तो मैं किसान भाइयों से, और मेरी जो विषय हैं हमेशा गरीब किसानों के लिए हैं, मैं कभी अमीर किसानों के लिए बात नहीं करता हूँ। अमीर किसानों को मेरी बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो हैं गरीब देश के लघु सीमांत मध्यम श्रेणी के किसान, जिनके पास अपनी कमाई का कोई पैसा नहीं है, बैंक का कर्जा है, उसी में कहते हैं केसीसी के 60,000 मेरे खाते में पड़े हैं। और कई बार ऐसे किसानों को, देश के ऐसे किसानों को मुझे बड़ा ख़राब लगता है कि बड़ी उम्मीदों के साथ रबी की फसल बोई थी और लास्ट मोमेंट पर जब फसल ख़राब हो जाती है, ओला पड़ जाता है, अतिवृष्टि हो जाती है, या खरीफ की फसल में ज़्यादा पानी बरस गया और पानी बरसने के बाद खेत में भर गया, उसका ओर गया, उसकी तिल बर्बाद हो गई, तो उसको जो दिल में दर्द होता है, उसको जो झटका लगता है, कई किसान हमारे बर्दाश्त कर जाते हैं और कई किसान जो है वो सदमा बर्दाश्त नहीं करते और कर पाते हैं और उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। तो मेरा जो टारगेट है वो गरीब किसानों के लिए है, या देश के 14 करोड़ किसानों के लिए, किसानों को आत्महत्या ना करनी पड़े, किसानों को कोई दुख तकलीफ ना हो, उसके लिए फार्मूला सुनिए आप। फार्मूले का क्या है? अगर किसी किसान ने 2 एकड़ ज़मीन में कुछ पेड़ लगाए हैं, मान लो 2 एकड़ ज़मीन में उसने 50 सागौन के पेड़ लगा दिए, 10 शीशम के पेड़ लगा दिए, तो किसी ना कोई समय तो ऐसा आएगा 20 साल बाद, 25 साल बाद कि इनकी भी कोई वैल्यू होगी। लेकिन अभी किसान क्या कहता है कि ये छाया मारते हैं साहब, पेड़ के नीचे मेरा गेहूँ नहीं हो पाता है। तो मित्र, ये जो लालच है ये परित्याग करना है। चूँकि मैं प्राकृतिक खेती की जब बात करता हूँ, प्राकृतिक खेती का मतलब होता है प्रकृति के वैभव को ठीक करना। चूँकि प्रकृति का वैभव की जब बात करते हैं तो प्रकृति में ही भगवान बसता है और प्रकृति ही भगवान का स्वरूप है। और जब पंच महाभूत की बात करते हैं तो भूमि, भगवान का पहला अक्षर भूमि है, गगन है, वायु माने वृक्ष हैं, जल माने जलाशय हैं, वर्षा है, नदी हैं, झरने हैं, भूगर्भजल है, और अग्नि माने सूरज देवता हैं। तो कोई भी प्लांट आप बताओ, एक ऐसा प्लांट बताओ, जैसे ये सागौन का पेड़ जो है 30 फुट ऊंचा हो गया, आकाश ना होता तो 30 फुट ऊंचा कैसे जाता? सागौन के पेड़ इतना मोटा हो गया, अगर ज़मीन में दमदार ज़मीन ना होती तो सागौन तो पतला पतला सा रहता। अब सागौन अगर सूरज ना निकलता तो सागौन फोटोसिंथेसिस कैसे करता? अगर पानी ना मिलता तो सागौन पहले ही सूख गया होता। तो मित्र, क्या है कि खेती का संपूर्ण कारोबार पंच महाभूत, फिर 84 लाख योनियों की जो व्यवस्था है उसके इर्द गिर्द रहता है। तो फिर मैं कहूँगा कि मेरे पूर्वज कहते थे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। आज क्या हुआ, हमारे पिताजी बाबा तो कहते थे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज हमने चूहा देगा चूहे के पीछे लग गए, गाय देखी गाय को दौड़ाने लगे, इल्ली लग गई इल्ली के लिए पीठ में मशीन टांगी, इंसेक्टिसाइड डाला, इल्ली मारने लगे। और हुआ क्या मित्र, मैं फिर बता दूं कि हिंदुस्तान के 80% घरों में शाम को ऑल आउट जलता है। मेरी बातें कई बार कुछ लोगों को बुरी भी लग जाती। ये पढ़ा लिखा मनुष्य मच्छर मारने की औकात नहीं इसकी, और ये किसको किसको मारने का प्रयास कर रहा है। और फिर हो क्या रहा है, देखिए आपने इल्ली मारते रहे, माहू मारते रहे, सफ़ेद गिडार मारते रहे, दीमक मारते रहे, और ये नहीं मरे। कौन मरा भाई? आप दीमक मारते रहे, दीमक नहीं मरी, केंचुआ मर गया। आप इल्ली मारते रहे, इल्ली नहीं मरी और तितली मर गई। आप माहू मारते रहे, माहू नहीं मरी और मधुमक्खी मर गई, चिड़ियाँ मर गईं, हमारे खेत के बेनिफिशियल माइक्रोब्स मर गए। नाना प्रकार के 84 लाख योनियों में जब आप नज़र डालेंगे तो नाना प्रकार के पशु पक्षी, किसी भी गांव में आज जलाशयों में जलचर नहीं है, मछली नहीं, कछुआ नहीं, जोंक नहीं,
मगर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इतना रसायन, इतने भौतिकवादी हो गए कि अपने लालच में, अपने चंद रुपयों के लालच में मैंने प्रकृति की व्यवस्था को ही सत्यानाश कर दिया। और जब मैं प्रकृति की व्यवस्था को सत्यानाश करता हूं तो मैंने पहले बताया, प्रकृति मेरी माँ है, और जब माँ मर जाती है, जब माँ का अस्तित्व खराब होता है, तो फिर ये मनुष्य का अस्तित्व खराब होना तय है। मनुष्य के जीवन में दुख आने तय हैं। इसलिए मैंने इस सेंटर का नाम रखा है, और मैं ये प्रयास करता हूँ अपने जो फॉलोवर हैं कि आने वाले दिनों में अगर किसी को एग्रीकल्चर का समग्र विषय सीखना है तो मैं एक कार्यक्रम आयोजित करूँगा, और अपने जो 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें किसानों को सूचित करूँगा। खेती एक ऐसा विषय है कि खेती का विषय जब मैं सीख जाता हूँ तो मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूजा के, धार्मिक कर्मकांडों के किसी भी लफड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कृषि अगर मन से करते हैं तो वही भगवान की पूजा है, कृषि ही साधना है, कृषि ही आराधना है, कृषि ही भक्ति है, कृषि ही ज्ञान है। और अगर कृषि को ठीक से नहीं जान पाए तो फिर मंदिरों में, कैलेंडरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में आप सजदा करते रहिए, भगवान को खोजते रहिए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को सुन करके आप कुछ सीखेंगे, और मैं अपने उन लोगों से जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, अगर मुझे मेरी कोई बात समझ में आए तो उसको, मेरी जो कोशिश है कि देश के कोने कोने में पहुंचाना है, तो इस काम में मेरी मदद करेंगे। नमस्कार।